नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है अपन उत्तराखंड में। रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम खबरों की तरफ। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब सहित 5 राज्यों में चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है और उत्तराखंड में एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी सरकार की प्रथा लंबे समय से चली रही है। और क्या इस बार पुष्कर सिंह धामी बीजेपी की धमक बरकरार रख पाएंगे या हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस सत्ता हासिल कर पाएगी? और इसका जवाब 10 मार्च को मतगणना के बाद मिलेगा। कांग्रेस के कदावर नेता और उत्तराखंड के हरदा हरीश रावत ने डिजिटल माध्यम से जनता से संवाद किया और वहीं कोरोना काल में बढ़ते संक्रमण के बीच फेसबुक लाइव के जरिए पूर्व सीएम हरीश रावत ने हल्द्वानी विधानसभा के लोगों से संवाद किया। और हरदा ने कहा कि सत्ता में रहते कांग्रेस ने हमेशा शहर को आगे बढ़ाने का काम किया है। और वहीं इंदिरा गांधी हृदय यहाँ से कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करती थी और कामों के दम पर ही लोग उन्हें विकास की देवी कहते थे। और लोगों ने इंदिरा गांधी को जो प्यार दिया, मैं उसकी दुहाई देता हूँ। वे कह रहा हूँ कि हल्द्वानी में विकास की पुरानी गरिमा स्थापित करने के लिए कांग्रेस को वोट दें। और फेसबुक लाइव के दौरान ये भी कहा गया कि बीजेपी और कांग्रेस में तुलना करने पर हल्द्वानी के लोगों का स्पष्ट झुकाव कांग्रेस की तरफ दिखेगा। सड़क, पानी समेत हर सेक्टर में कांग्रेस की सरकार ने शहर में काम किया है और सत्ता में वापसी करने पर हर वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए काम किया जाएगा। और इस राज्य को महिला सशक्तिकरण का हब बनाने की योजना पार्टी बना चुकी है। और इसके अलावा 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा भी पूरा होगा। और वहीं हरीश रावत ने आगे कहा कि बीजेपी वाले कहते हैं कि हम 10 मुख्यमंत्री बदलें, किसी को क्या। इससे इनका अहंकार साफ झलकता है और इस अहंकार को तोड़ने के लिए परिवर्तन लाना होगा। उत्तराखंड विधानसभा के चुनाव से पहले दो प्रतिद्वंदी दल बीजेपी और कांग्रेस के भीतर टिकटों के ऐलान से पहले दावेदारी को लेकर संघर्ष शुरू हो चुका है। और ये संघर्ष कुछ सीटों पर असंतोष तो कहीं बगावत के संकेत भी सामने आ रहे हैं। और वहीं सियासी गलियारों में ये चर्चा अब भी गर्मा रही है कि चुनाव आचार संहिता के ऐलान के साथ कुछ दिग्गज नेता पार्टी को बाय बाय कर कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। और उन नेताओं के नाम पिछले काफी समय से सत्ता के गलियारों में तैर रहे हैं। और इसके अलावा टिकटॉक के ऐलान से ठीक पहले बीजेपी कब्जे वाली कुछ सीटों पर पार्टी विधायकों के खिलाफ कार्यकर्ताओं की नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है। और इस असंतोष पर पर्दा डालने की पार्टी का केंद्रीय और प्रांतीय नेतृत्व कोशिश भी कर रहा है। और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के टिकट पर विधायक बने और दोबारा टिकट की दावेदारी कर रहे नेता पार्टी कार्यकर्ताओं की आंखों की किरकिरी बने हैं और वो पार्टी पर उनका टिकट काटे जाने का दोबारा और दबाव बना रहे हैं। और टिकट न मिलने की दशा में वो संगठन को संकेत भी दे चुके हैं कि वो चुनाव मैदान में उतरेंगे।
उत्तराखंड जनवरी पहले हफ्ते में एक के बाद एक दो प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ से उत्तराखंड में जमकर बारिश हुई और बीते 10 दिनों में राज्य भर में सामान्य से 629% अधिक बारिश दर्ज की जा चुकी है और मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिन मौसम साफ रहेगा। हालांकि 2500 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की आस पूरी नहीं हुई है और जनवरी में 1 से 10 तारीख तक उत्तरकाशी में सर्वाधिक 86.3 mm बारिश दर्ज की गई और देहरादून में 101 मिलीमीटर और टिहरी में 95, हरिद्वार में 73, पौड़ी में 72, यूएसएन नगर में 66, नैनीताल में 57, रुद्रप्रयाग में 53, अल्मोड़ा में 54, चमोली में 65 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई और अभी मसूरी, नैनीताल, लैंसडौन, गोपेश्वर जैसे हिल स्टेशन बर्फबारी से अछूते हैं और मौसम निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक अगले 4-5 दिन तक मौसम शुष्क रहेगा और मंगलवार को हरिद्वार और यूएस नगर में कहीं कहीं कोहरा छाए रह सकते थे और वहीं देहरादून में दिन में निकली धूप और सोमवार को भी धूप खिली और आंशिक रूप से बादल भी छाए रहे और दिन में मौसम सामान्य रहा और तापमान अधिकतम 19.19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, जो सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा है। ओली रोपवे के 27 कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित आने के बाद सोमवार को प्रशासन ने रोपवे को 10 दिनों के लिए बंद कर दिया है और ओली रोपवे को बंद करने से पहले पूरे रोपवे स्टेशन और कैबिन को नियमानुसार सैनिटाइज किया गया और पुलिस ने रोपवे के एंट्री पॉइंट में बैरिकेडिंग कर आवाजाही पूरी तरह रोक दी और रविवार को 27 और गुरुवार को 2 कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद प्रशासन ने ये कदम उठाया और वहीं रोपवे और चेयर कार बंद होने से ओली में बर्फबारी देने पहुंच रहे पर्यटकों को मायूस होना पड़ रहा है और रोपवे और ओली चेयर लिफ्ट बंद होने से जीएमवीएन को प्रतिदिन करीब 7 लाख रुपए के राजस्व की हानि होगी और आजकल रोपवे और ओली चेयर लिफ्ट सुबह से शाम तक पुल चल रही थी और वहीं जीएमवीएन को लगभग 7 लाख रुपए की आमदनी हर दिन हो रही थी और सोमवार से स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमित सभी कर्मचारियों के परिवारों के सदस्यों की कोरोना जांच शुरू कर दी है और सीएचसी जोशीमठ के चिकित्सक डॉक्टर कैलाश ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम सभी संक्रमित कर्मचारियों के घर जाकर हर परिवार से 2 लोगों के सैंपल ले रही है और वहीं बताया गया कि संक्रमित कर्मचारियों को शनिवार को ही कोरोना किट स्वास्थ्य विभाग ने दे दी थी। उत्तराखंड के काशीपुर में पूर्व सीएम हरीश रावत की जनसभा में चाकू लेकर घुसे व्यक्ति के खिलाफ यूका विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष ने अभद्रता करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया और वहीं पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चाकू भी बरामद किया है और ग्राम प्रतापपुर निवासी विनोद पेंटर गुरुवार को चाकू लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत की जनसभा में पहुंच गया था और पूर्व सीएम के भाषण के दौरान वो मंच के पास खड़े होकर जय श्री राम के नारे लगाता रहा और सभा खत्म होते ही विनोद मंच पर आकर चाकू लहराने लगा और इस पर युवा कांग्रेस क्षेत्र अध्यक्ष प्रभात साहनी और अन्य कार्यकर्ताओं ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया और वहीं प्रभात की तहरीर पर पुलिस ने अभद्रता करने और धमकाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है और वहीं पुलिस की ओर से उसके खिलाफ चाकू रखने के आरोप में आर्म्स एक्ट का मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। चुनाव नजदीक आते ही जुबानी हमले तेजी के साथ देखने को मिलते हैं और कुछ ऐसा ही हुआ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शामिल होने आए थे और सीएम धामी यहां एक प्रेस वार्ता का हिस्सा बने, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि लोकतंत्र के महापर्व में कांग्रेस के कारनामों और बीजेपी के कार्यों के बीच मुकाबला होगा और उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और करप्शन एक दूसरे के पूरक हैं और वहीं केंद्र और राज्य की सरकार ने मिलकर विकास का मजबूत खाका खींचा। दरअसल सोमवार को रिस्पना के निकट स्थित एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में
मुख्यमंत्री ने कहा कि वो बीजेपी की जीत के प्रति आश्वस्त हैं और उन्होंने कहा कि 2014 से लेकर अब तक और 2017 से लेकर 2022 तक केंद्र की मोदी सरकार ने करीब 1 लाख करोड़ से अधिक की योजनाएं उत्तराखंड के लिए स्वीकृति की है और उनमें से कई पूरी भी हो चुकी है और कई पर काम अभी चल रहा है। और प्रधानमंत्री ने जहां देहरादून हल्द्वानी में भारी से उत्तराखंड को 18,000 करोड़ करीब 17.5 हजार करोड़ की सौगात दी और उन्होंने आगे कहा कि सड़कों का नेटवर्क हो या दिल्ली से देहरादून के बीच की दूरी, केंद्र और राज्य की सरकार ने मिलकर विकास का मजबूत खाका खींचा है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को पार्टी के नए परिवर्तन अभियान के तहत वर्चुअल संवाद किया और कोरोना गाइडलाइंस के मद्देनजर चुनाव आयोग ने 16 जनवरी तक सभी चुनावी राज्यों में रैलियों पर रोक लगा दी और कोरोना संक्रमण के बीच आपने 36 दिनों की चुनावी रणनीति बनाई है और आम आदमी पार्टी चुनाव आयोग के निर्देशों को देखते हुए फिलहाल वर्चुअल जनसंवाद कर रही है। और मनीष सिसोदिया ने सोमवार को अपने संवाद के दौरान कहा कि आज से ठीक 35 दिन बाद यानी 14 फरवरी को उत्तराखंड में चुनाव होंगे, जिसके आधार पर प्रदेश में नई सरकार बनेगी, जिनके जरिए तय होगा कि उत्तराखंड के स्कूल कैसे होंगे, अस्पताल कैसे होंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा या नहीं, पहाड़ों से पलायन रुकेगा या नहीं और 14 फरवरी को इसका चुनाव है। और सिसोदिया ने कहा कि राज्य में आंदोलनकारियों और जनता के हाथ कुछ नहीं लगा, जितने बदहाल स्कूल पहले थे उतने ही बदहाल अभी भी हैं और अस्पतालों की भी वही स्थिति है और पलायन भी जस का तस है और कांग्रेस और बीजेपी के नेता राज्य को लूटते गए और उत्तराखंड की जनता ने जिन्हें भी सत्ता की चाबी दी उन्होंने आपस में सेटिंग कर ली कि 5 साल तुम लूटो, 5 साल हम। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बारिश हो रही है और वहीं राज्य के अधिकतर इलाकों में भी सुबह से ही मौसम खराब था और वहीं चक्राता, धनोल्टी और मसूरी के लाल टिब्बा और बुरांस खंडा में भी बर्फबारी हुई, जिससे यहां आए पर्यटकों के चेहरे खिल गए और वहीं पर्यटक काफी दिनों से यहां बर्फबारी की आस लगाए हुए थे। और वहीं शनिवार की सुबह बदले मौसम से चक्राता और आसपास के इलाकों में हुए हिमपात से पूरा क्षेत्र बर्फ से ढका हुआ दिखाई दिया और उधर लोखंडी में भारी बर्फबारी के बाद रास्ते से लेकर घर, मकान, पेड़ पौधे लगदग हो गए और बर्फबारी देखने के लिए क्षेत्र में पर्यटकों की भारी भीड़ भी जुट रही है। और चक्राता के मौसम ने शनिवार की सुबह एक बार फिर से करवट बदली और पूरे इलाके में हुई झमाझम बारिश के बाद चक्राता के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी शुरू हो गई और बर्फबारी से क्षेत्र के लोखंडी, लोहारी, कन्नासर, देववन, जाड़ी, चुरानी, डांडा, नगा डांडा, चोली डांडा जैसे गांव समेत आसपास के इलाकों में रास्तों से लेकर पेड़ पौधे और पहाड़ियां बर्फ से ढक गए। उत्तराखंड के रुद्रपुर में चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ गया है और जिसको लेकर धार्मिक संगठन और सियासी दल आमने सामने आ गए हैं और रुद्रपुर के एक बारात घर के सामने शरारती तत्वों ने खाली प्लॉट पर गोवंश काटकर फेंक दिया, जिसके बाद इलाके में माहौल तनावपूर्ण हो गया। और इतना ही नहीं, पूरे मामले में बीजेपी और कांग्रेस के समर्थक भी आपस में भिड़ गए, जिसमें स्थानीय विधायक भी कूद पड़े और इसके बाद पुलिसकर्मियों को मामले का शांत कराने के लिए खासा मशक्कत करनी पड़ रही है। और वहीं हालांकि मामले में बीजेपी विधायक ने प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। दरअसल सड़क पर गोवंश के टुकड़े के पड़े थे और वहीं इसकी सूचना उसने पुलिस को दी और सूचना पर हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोग भी पहुंचकर हंगामा करने लगे और पुलिस ने गोवंश को ले जाने की कोशिश की तो लोगों ने हंगामा किया और वहीं पुलिस से नोकझोंक होने लगी और बाद में एएसपी दिलीप सिंह कुंवर भी पहुंच गए और हिंदू संगठनों ने पुलिस से दोषियों की गिरफ्तारी की भी मांग की है और एसएसपी ने काफी समझाने की कोशिश की, मगर लोग दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। और वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना था कि आचार संहिता लगी है और शहर का फिजा खराब करने की कोशिश की गई है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
और कप्तान के 24 घंटे में मामले का पर्दाफाश करने के आश्वासन पर गोवंश को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। और इधर मामले को सियासी रंग देने की कोशिश में भी बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने भिड़ गए। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब सहित 5 राज्यों में चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है। और वहीं उत्तराखंड में एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी सरकार की प्रथा लंबे समय से चल रही है। और वहीं क्या इस बार पुष्कर सिंह धामी बीजेपी की धमक बरकरार रख पाएंगे या हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस सत्ता में हासिल कर पाएगी? और इसका जवाब 10 मार्च को मतगणना के बाद मिलेगा। और फिलहाल एक ताजा ओपिनियन पोल में दोनों पार्टियों में कांटे की टक्कर दिख रही है। और उत्तराखंड में सभी सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होगा। और इस दौरान आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। और आम आदमी पार्टी उत्तराखंड प्रभारी दिनेश मोहिना ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। और इसके साथ ही जिन उम्मीदवारों का चुनाव हुआ है उनको दिनेश मोहिया ने बधाई भी दी। और दूसरी सूची में 18 प्रत्याशियों के नाम हैं। और वहीं रायपुर विधानसभा से नवीन त्रिशाली को प्रत्याशी बनाया गया। और घाट आंदोलन के नेता गुड्डू लाल को थराली विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया है। और अब तक आम आदमी, और वहीं आपको ग्राफिक्स के जरिए बता दें कि गुड्डू लाल को थराली से प्रत्याशी बनाया गया। और वहीं सुमन तिवारी को केदारनाथ से प्रत्याशी बनाया गया। और इसके अलावा आपको बता दें कि अमेंद्र बिष्ट को धनोल्टी से प्रत्याशी बनाया गया। और वहीं आपको बता दें कि नवीन पेशाली रायपुर से प्रत्याशी बनाया गया। और रविंद्र आनंद को देहरादून कैंट से प्रत्याशी बनाया गया। नेगी को टिहरी से प्रत्याशी बनाया गया। और वहीं राजू मौर्य को डोईवाला से आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया। और ममता सिंह को जवालपुर से प्रत्याशी बनाया गया है। और मनोरमा त्यागी को खानपुर से आपका प्रत्याशी बनाया गया। और इसके अलावा गजेंद्र चौहान को श्रीनगर से आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया। और इसके अलावा अरविंद वर्मा को कोटद्वार से प्रत्याशी बनाया गया है। और वहीं आपको बता दें कि नारायण सोराडी को धारचूला से आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया। और प्रकाश चंद्र उपाध्याय को द्वारा हाट से प्रत्याशी बनाया गया। और इसके अलावा तारादत्त पांडे जागेश्वर से प्रत्याशी बनाए गए। और इसके अलावा सागर पांडे को भीमताल से। और वहीं इसके अलावा आपको बता दें कि डॉक्टर भुवन आर्य को नैनीताल से प्रत्याशी बनाया गया। और वहीं आपको बता दें उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर आपने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की है। और इसके अलावा कुलवंत सिंह को किच्छा से आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है।